हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के डिमांड के ऊपर हम लोगों ने बायोलॉजी का सीरीज स्टार्ट किया था टॉपिक वाइज। तो इसमें हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं और बहुत सारे टॉपिक्स आपको मैंने दिया है और कोशिश रहेगी कि आगे भी इसी तरह से इसको कंटिन्यू रखा जाए। लेकिन आप लोगों की तरफ से रिस्पांस अच्छा तो नहीं आ रहा है, लेकिन हम एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है इसलिए हम पीछे नहीं हट सकते। तो जितने लोग भी देख रहे हैं उन लोगों के लिए हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर्गीकी, और इसके अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर में ऑलरेडी पूछे गए हैं और आने वाले पेपर में पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए उनको अच्छे से समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्गीकी के अंतर्गत आने वाला वर्गीकरण समूहों के पदानुक्रमित संरचना। उसके बाद हम लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा, इन सभी को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई किसको माना जाता है? तो मूल इकाई के रूप में हम लोग जाति को मानते हैं। यहाँ पे सी हो जाएगा जाति। देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसको तो ज़्यादा समझ में आएगा। वर्गीकरण की मूल इकाई जाति अर्थात स्पीसीज है। जाति अर्थात स्पीसीज को उन जीवों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया जिनका सामान्य विशिष्ट विशेषताएं उन्हें दूसरों से अलग करती है। यह वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? जाति, या फिर इंग्लिश में स्पीसीज कहा जाता है। अब देखिए वंश होता है, कुल होता है। तो यहाँ पे देखिए वंश क्या है? तो बहुत सी जातियाँ मिलकर के वंश बनाती है, यानी जातियों से मिलकर वंश से जो है जातियों से मिलकर के बनता है। वंश जो नाम दिया गया वो लैटिन भाषा से लिया गया, जैसे कि ब्रेसिका। कुल की बात करें तो वंश के समूह को एक कुल में रखा जाता है। कुल में वही वंश आते हैं जो उनके लक्षणों से मेल खाते हैं। गण की बात करें तो इसके अंतर्गत एक गण के मुख्य लक्षणों से मिलते हुए कुल पाए जाते हैं। यानी हमने ये देखा कि सबसे पहली सबसे छोटी इकाई जाति, जाति के बाद बनता है वंश, वंश जो है वंश के बाद बनता है कुल, और कुल के बाद आता है गण। तो ये होता है ऑर्डर, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या माना जाता है। तो मूल इकाई अभी आपने क्या देखा? सबसे मूल इकाई होता है जाति। तो यहाँ पे बी हो जाएगा सही आंसर, जाति। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को मैं अपने एप्लीकेशन पर फ्री वाले सेक्शन में डाल देता हूँ। तो वहाँ पे जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई जाति होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि जीवों के वर्गीकरण की कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है। तो कुल और जाति के बीच कौन सा आता है? तो हमने देखा कि जाति के बाद वंश बनता है, वंश के बाद कुल बनता है। तो यहाँ पे हो जाएगा वंश। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, ठीक है, सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में लीनियस पदानुक्रम में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये आपको समझना है कि घटते क्रम में, ठीक है। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में। तो घटते क्रम में अगर हम देखेंगे तो सबसे नीचे क्या आएगा? सबसे नीचे जो लास्ट में आएगा वो जाति आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये तो होगा नहीं, गण होगा नहीं, संघ होगा नहीं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि जाति सबसे नीचे रखेंगे, उसके बाद वंश आता है, उसके बाद कुल बनता है, कुल के बाद गण हो गया, फिर वर्ग, संघ, जगत, ये बनता है सही क्रम। सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, सी को टिक करेंगे। यहाँ पे हम चाहे तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि वर्गीकरण विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टीमा नेचुरे में की थी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिस्टीमा जो नेचुरे है वो पुस्तक किसने लिखा है? तो कैरोलस लिनियस ने लिखा है, ठीक है। इसलिए कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का जनक यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से इनको जाना जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी देखिए उसी तरह से है कि प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा होगा? कौन सा होगा? तो सबसे पहले हम किसे रखेंगे? जाति यानी प्रजाति या फिर जाति, यहाँ आप देख सकते हैं। तो प्रजाति, उसके बाद हम देखेंगे वंश, कुल, फिर गण, उसके बाद वर्ग, संघ। सही हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन आता है कि पांच जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या होता है? मुख्य आधार पोषण होता है, मुख्य आधार पोषण। और ये अच्छा प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि पांच जगत वर्गीकरण, ध्यान दीजिएगा कि आर.एच. व्हिटेकर ने पांच जगत वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था, ये आप सभी जानते होंगे। तो आर.एच. व्हिटेकर ने सन 1969 में जीवों को पांच जगत वर्गीकरण किया। पांच जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार पोषण होता है। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया है।
कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जाति वृत्तीय संबंध उसके वर्गीकरण पद्धति के प्रमुख मानदंड हैं। तो जो प्रश्न पूछा था उसके अकॉर्डिंग 2-3 चीज़ें थी यहाँ पे, वो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है। यानी किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की जो संख्या है वो सर्वाधिक है, तो वह जगत यानी किंगडम। सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। मोनेरा जगत से रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं, जैसे व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार बताइए निम्नलिखित में से कौन से समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है, और वो है आपका मोनेरा, ऑप्शन डी मोनेरा। यहाँ पे पढ़ेंगे कि वर्ष 1969 में जैव वैज्ञानिक R.H. व्हिटेकर ने समस्त जीव जगत के प्राणियों को 5 जगतों मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया में विभाजित किया था, जिसमें से मोनेरा जगत के प्राणी एक कोशिकीय तथा पूर्व केंद्रीय होते हैं। उनमें प्रमुख कोशिका अनुपस्थित होती है। इनका केंद्रक द्रव संपूर्ण कोशिका द्रव में फैला होता है, अर्थात इसमें केंद्र कला अनुपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न आता है कि जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण किसने किया था। तो अब मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न वापस आपको बताना पड़ेगा, तो सही आंसर आप खुद से गेस करके नीचे कमेंट करिए। अब देखिए क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमाया गया है, क्या है कि व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम यानी 5 जगत वर्गीकरण जो है क्लासिफिकेशन वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। तो ऊपर में हमने देखा कि व्हिटेकर ने संपूर्ण जो जगत है उसको 5 भागों में डिवाइड किया। तो उसमें क्या है, एनिमिलिया था, प्रोटिस्टा थे, फंजाई, प्लांटी और मोनेरा था, ना कि प्रोटोजोआ। तो ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा, यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः क्या होगा। संभवतः किसका बना संभवतः खाली स्थान बना सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन सी एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे कि एंडोस्पोर्स एक गैर प्रजनन कठोर संरचना जो कुछ बैक्टीरिया में निर्मित होता है। इनमें मुख्य कार्य जीवाणु को प्रतिकूल परिस्थितियों में बचाना होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है, और वो कौन है, तो वो है आपका जीवाणु। ठीक है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ जानकारी मिलेगा, जैसे कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। बैक्टीरिया जो है वो किसके अंतर्गत, तो मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ये सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। यानी कि आर्कियोबैक्टीरिया जो है आद्य जीवाणु, ये विशिष्ट प्रकार के जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु अत्यंत कठिन जैसे वास स्थानों जैसे हो गया कि अत्यंत लवणीय क्षेत्र हो गया, गर्म झरने एवं कच्छ क्षेत्र में पाए जाते हैं। आद्य जीवाणु एवं अन्य जीवाणुओं की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन कहलाता है, तो राइट आंसर राइबोजियम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा अलग अलग एग्जाम्स में ये पूछा जाता रहता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। दूध को दही में बदलने के लिए बैक्टीरिया का प्रयोग होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि आपको बताना पड़ेगा, सभी लोग को पता होगा कि लैक्टोबैसिलस जो है वो ही होता है। देखिए इसके बाद अगर हम आगे के प्रश्न पर बढ़ें तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र यानी केंद्रीय पटल रहित वाले एक कोशिकीय जीव समाविष्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता ही है कि बैक्टीरिया जो है वो किसके अंतर्गत आता है। तो बैक्टीरिया हम जानते हैं मोनेरा के अंतर्गत, तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, यहाँ पे बी को टिक करेंगे, मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। अगला देखिए क्या है कि पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। यानी पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, वो कौन है, तो यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ऑप्शन ए। क्या कह रहा है कि साइनोबैक्टीरिया जिसे नीलहरित शैवाल के नाम से भी जानते हैं, यह एक पुरातन जीवाणु है तथा पृथ्वी पर उपस्थित प्रथम ऑक्सीकारक प्रकाश संश्लेषी जीव है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन युक्त वातावरण की उत्पत्ति इन्हीं के कारण हुई है।
तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, साइनोबैक्टीरिया आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न ये आता है कि वैसिली ऐसे जीवाणु होते हैं जो, जीवाणु के बारे में मैं आपको बताया कि आकार के अकॉर्डिंग अलग अलग जीवाणु होते हैं, जैसे कोई छड़नुमा होता है, कौमा के आकार का होता है, तो उनका अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पे बेसिली जो है एक ऐसे जीवाणु होते हैं जो किस तरह से दिखते हैं, तो छड़नुमा आकार के जो जीवाणु होते हैं उन्हें बेसिली कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिर पर फ्लैजेला होता है तो उसे क्या कहा जाता है? केवल एक सिर पर फ्लैजेला होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मोनोट्राइकस कहते हैं, मोनोट्राइकस, ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि एसेरिकिया कोलाई किस में पाया जाता है? एसेरिकिया कोलाई जो है वो किस में पाया जाता है? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि मनुष्य के आंत में पाया जाने वाला जो जीवाणु होता है उसे हम लोग यहाँ पे कहते हैं एसेरिकिया कोलाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? तो डायटम जो है वो मोनेरा के अंतर्गत नहीं आएगा। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, ये सभी मोनेरा समूह के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, यानी ये तो ध्यान रखना कि जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सभी के सभी मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि आद्य बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यानी वास्तविक बैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा तीनों ही मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। मोनेरा में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक को रखा जाता है। डायटम एक कोशिकीय यूकैरियोटिक है जो कि प्रोटिस्टा जगत के समूह है। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत। तो देखिए पहला प्रश्न ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो पैरामीशियम जो है वो एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आता है। जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, ये सब एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आता है। यहाँ पे पढ़ेंगे कि एक कोशिकीय जीव केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं, जैसे पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, ईस्ट, ये सब के सब एक कोशिकीय जीव हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि यह एक निश्चित आकृति का एक कोशिकीय जीव है जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है और अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाओं, जिन्हें पक्षमाभिका कहा जाता है, का प्रयोग करता है। इस जीव का नाम क्या है? तो जो भी ये बात कही गई वो पैरामीशियम के बारे में कहा गया, तो यहाँ पे बी हो जाएगा पैरामीशियम। पैरामीशियम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाला एक कोशिकीय जीव होता है। और यहाँ पे पैरामीशियम के बारे में बात करें तो सूक्ष्म एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का एक प्राणी है। यह सीलिया की सहायता से गति करता है। ये सीलिया की सहायता से गति करता है। पैरामीशियम तालाब, झील, नदी आदि के स्वच्छ पानी में पाया जाता है। यूग्लिना एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जो कि संघ का प्राणी है। इसे जंतुओं और पादपों के बीच योजक कड़ी के रूप में माना जाता है, यानी जंतुओं और पादपों के बीच के कड़ी के रूप में माना जाता है। इसमें हरित लवक पाया जाता है, यूग्लिना। अमीबा में भोजन का ग्रहण बताइए कि किस प्रकार होता है? अमीबा में भोजन का ग्रहण खाली स्थान द्वारा होता है। तो शरीर की पूरी त्वचा द्वारा अमीबा में भोजन का ग्रहण शरीर की पूरी त्वचा के द्वारा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? कौन सा कोशिकांग अमीबा जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है? तो वो है आपका खाद्य रसधानी, ऑप्शन बी, खाद्य रसधानी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर दो जीव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाता है? अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर दो जीव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाता है? तो यहाँ पे कहेंगे इसे हम लोग बाइनरी विखंडन कहा जाता है, बाइनरी विखंडन। ठीक है, बाइनरी विखंडन, ऑप्शन डी। अमीबा की खोज 1755 में रोजनहॉफ ने किया था, रोजनहॉफ ने की थी। ये थोड़ा सा आप इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो द्विखंडन द्वारा होता है। द्विखंडन के द्वारा अमीबा में प्रजनन होता है। द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है किसमें? तो सेम क्वेश्चन रिपीट है, अमीबा में होता है। और देखिए दोनों प्रश्न जो कि आपका ग्रुप डी में ही पूछा गया, कितने दिन के बाद? जैसे कि आप देखिए 22/9/18 को पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में,
और उसी साल ग्रुप डी का जब एग्ज़ाम चल रहा था पिछली बार का, तो 22 और यहाँ पे देखिए 3, जैसे कि 22 सितंबर हुआ और 3 अक्टूबर को पूछा गया था, मतलब एक वीक, लगभग एक वीक कह सकते हो, एक वीक के बाद ये आपका पूछा गया। तो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट है कि अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है, तो बाइनरी विखंडन हमने देखा था, तो बी हो जाएगा बाइनरी विखंडन। अगला प्रश्न है कि स्यूडोपोडिया जो है खाली स्थान पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचना है। तो अमीबा पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचना होता है, जिसे कुटपाद कहा जाता है। स्यूडोपोडिया, इसको कुटपाद। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि क्लेमाइडोमोनास इनमें से किस किंगडम से संबंधित है। क्लेमाइडोमोनास किस किंगडम से, किस वर्ग से संबंधित है, तो ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि बहुविखंडन के द्वारा खाली स्थान एक साथ अनेक संतत कोशिकाओं में विभाजित होता है, और यहाँ पे होगा सही आंसर प्लाज्मोडियम, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम। देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है, तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा कि बहुविखंडन के द्वारा प्रजनन करता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी। बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है कौन, तो प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन फिर से रिपीट है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, तो एक कोशिकीय जीव के उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे, जैसे कि देखिए प्रोटोजोआ एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव में होते जो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और एनेलिडा बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं। ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, ये प्रश्न याद रखिएगा। ऑर्थोपोडा जो है वो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें कीट भी सम्मिलित होते हैं, लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर ऑर्थोपोडा से ही है। संघ एनेलिडा में जलीय, स्थलीय, स्वतंत्र जीव तथा कभी कभी परजीवी भी होते हैं। इसके अंतर्गत केचुआ आता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया कि केचुआ किस संघ के अंतर्गत आता है, तो एनेलिडा के अंतर्गत आता है। ठीक है, एनेलिडा के अंतर्गत। अगला है कि एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो टूटना जो है वो क्या, द्विविखंडन होता है, द्विविखंडन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशिकीय, यूकैरियोटिक या सुकेंद्रकी और प्रकाश संश्लेषक है, तो इसे हम लोग एक कोशिकीय जो है वो आपका प्रोटिस्टा के अंतर्गत आ जाएगा, जो कि यूकैरियोटिक भी होंगे और प्रकाश संश्लेषक भी होंगे। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि प्रोटिस्टा जगत के जीव एक कोशिकीय तथा सुकेंद्रीय होते हैं, जिनमें समस्त कोशिका उपस्थित होती हैं। इस जगत के जीव प्रकाश संश्लेषण, परापोषण या अवशोषण द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ये लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन करते हैं। अब देखिए हम देखते हैं कि वर्गीकी का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे द्विनाम पद्धति होता है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। द्विपद नाम पद्धति किसने प्रस्तुत किया था, जैसे कि जितने भी समस्त जीव हैं उनको 5 वर्गों में विभाजित तो व्हिटेकर ने किया था, वो तो एक प्रश्न है ही, लेकिन पद्धति दिया गया था द्विनाम पद्धति, वो दिया गया था कैरोलस लिनियस को। यहाँ पे हम डी टिक करेंगे। और वापिस से देखिए क्वेश्चन घुमा करके पूछा गया कि जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी, जिसे द्विनाम पद्धति कहते हैं, वो आपका कैरोलस लिनियस, ऑप्शन डी। यहाँ पे पढ़ पाएंगे कैरोलस लिनियस ने 1753 में जीवों के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था, इसलिए उन्हें वर्गीकी का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कि इनमें से किसे जीव जगत की सभी प्रजातियों के द्विपद नाम पद्धति का जनक माना जाता है, तो वापस से क्वेश्चन फिर से वही है, किसे मानते हैं, तो लिनियस को मानते हैं। यहाँ पे बी हो जाएगा। तो अब आप समझ चुके होंगे कि इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा है, लेकिन कई बार अलग अलग पेपर में पूछा गया। टैक्सोनॉमी के जनक किसे कहते हैं, ग्रुप डी में भी पूछा गया, एनटीपीसी में पूछा गया, और अलग अलग बाकी पेपर में पूछे गए। तो यहाँ पे सही आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लिनियस करेक्ट आंसर है। देखिए फिर से क्वेश्चन क्या है, मतलब घूम फिर करके वहीं पे आएगा ये, जीव के वैज्ञानिक नामकरण या फिर नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आजकल उपयोग करते हैं कि खोज इनमें से किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, तो कहाँ पर आया, वही आ गया घूम करके लिनियस, ऑप्शन
जो कि ए हो जाएगा। सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई है? सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई है? इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। और आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जंतु जगत के बारे में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।